बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने चल रहे हैं शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य। पिछले वीडियो में आ रहा है कहाँ पे अच्छा चल रहा है, यदि दोष है समस्या तो उसे दूर कैसे किया जाए, ये सारी समस्याएं हैं। चलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने चल रहे हैं शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा शैक्षिक प्रशासन क्या है, उसके शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, परिभाषा आपने पढ़ा। आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है। तो जैसे आपने जाना कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, शिक्षा से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने वाले को हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं, जो शिक्षा से जुड़े होते हैं। आइए हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के मुख्य रूप से तो जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वह है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण की व्यवस्था करना। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सर्वांगीण बालक का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। और इसका उद्देश्य क्या है, शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण। जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है बालक का सर्वांगीण विकास करना, लेकिन शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है कि सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण का या उचित वातावरण की व्यवस्था करना। क्योंकि इसका कार्य, प्रशासन का कार्य क्या है कि इसके अधीनस्थ जो व्यक्ति हैं, जो कार्य है उसका क्या करना, सुचारू रूप से देखभाल करना और सुचारू रूप से क्रियान्वित कराना। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, तो इसका कार्य क्या होगा, उसके सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण की व्यवस्था करना। आइए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बालकों को उचित शिक्षकों के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान करना। पहले क्या किया उसने, वातावरण की व्यवस्था की कि उचित इन्वायरमेंट यानी कहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाए। जैसे आपने उसमें देखा कि भवन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वैसे ही इसका भी है कि उद्देश्य क्या है कि मुख्य रूप से स्थान की व्यवस्था, यानी वही वातावरण है कि कैसे हमें किस वातावरण की। पहले आपने देखा, पहले भवन नहीं होते थे तो खुले आसमान के नीचे क्या किया जाता था, बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन उस समय क्या बड़ी दिक्कतें आती थी, पूर्ण रूप से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता था, क्योंकि बारिश के समय में बारिश हो रही है, शिक्षण कार्य अवरुद्ध हुआ। और क्या, ठंडियों में खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ सकते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो इसलिए उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था, कहीं ना कहीं उससे वंचित रह जाते थे। और शिक्षा का जो उद्देश्य है कि उन्हें पूर्ण क्या किया जाए, सर्वांगीण विकास कराया जाए। तो इससे सबसे पहले क्या हमें ढूंढना होगा, उचित वातावरण। यदि उचित वातावरण मिल गया है तो हमें बच्चों क्या करना होगा, उचित शिक्षक की व्यवस्था करानी होगी। जब उचित शिक्षक मिलेंगे तभी बालक क्या होगा, उचित ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि जब तक शिक्षक योग्य नहीं होंगे तब तक उनका सर्वांगीण जो विकास का उद्देश्य है वो कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि बालकों को उचित शिक्षकों के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान करना। फिर तीसरा टॉपिक है आपका शिक्षा की आवश्यकता अनुसार नीतियों का निर्धारण करना। जैसे नीतियां जो बन गई, योजनाएं जो बन गई हैं, ऐसा नहीं है कि वो बदली नहीं जा सकती है, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए और वातावरण को देखते हुए हम नीतियों को बनाते हैं, मीन्स प्रशासन बनाता है। तो जो नीतियां बन चुकी हैं उनको क्या किया जाए, उन्हें पूर्ण रूप से लागू किया जाए और उनके निर्वहन में क्या करे प्रशासन, उच्च नीतियों का निर्धारण करना। यानी नीति कौन सी बनाई गई है, जो बनाई गई है निर्धारित हो चुकी है, उन्हें क्या किया जाए, लागू भी किया जाए। आइए अगला देखते हैं हम लोग, टॉपिक क्या है, घर एवं विद्यालय के बीच मधुर संबंध स्थापित करना। ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या हैं, बच्चे घरों से निकल के आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मधुर संबंध होने, अभिभावक और शिक्षक के बीच में मधुर संबंध होने चाहिए। तभी क्या होगा, एक अभिभावक को अपने मासूम बच्चे को, अपने जो कहते हैं ना बच्चे क्या होते हैं, जिगर का टुकड़ा होते हैं, तो यदि शिक्षक पर भरोसा होगा, शिक्षक अच्छे होंगे तो उन्हें भी क्या करेंगे, अभिभावक भी विश्वास करके अपने बच्चों को उस वातावरण में उस शिक्षक के भरोसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि विद्यालय के बीच, किसके, घर एवं विद्यालय के बीच मधुर
संबंध होना आवश्यक है, यानी स्थापित करना। फिर इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा संबंधी नवीन उत्तरदायित्व को स्वीकार करना व उनको कार्यान्वित करना। जो शिक्षा से संबंधित नवीन, क्या बोला? नवीन उत्तरदायित्व, जो नए नए उत्तरदायित्व आ रहे हैं, यानी समस्याओं को लेकर, कहीं समाधान को लेकर, कहीं व्यवस्थाओं को लेकर, कहीं नीतियों को लेकर, उन्हें क्या करना चाहिए? शैक्षिक प्रशासन को स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, बिल्डिंग टपक रही है, प्रशासन की गलती, क्योंकि उसकी देखभाल नहीं हो रही है, सही समय से बच्चों की व्यवस्था लागू, शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं लागू नहीं हो रही है, यदि है लागू भी है, कक्षाएं भी चल रही है, तो शिक्षक नहीं है। ये भी सब क्या है? ये सब शैक्षिक प्रशासन की ढीलापन है। इसलिए क्या करें? नवीन उत्तरदायित्व, जो नए नए उत्तरदायित्व उनको मिल रहे हैं, उन्हें क्या करें? स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद उन पर ध्यान दें, फिर वह उनको कार्यान्वित करना, मतलब जो उत्तरदायित्व उसे मिला है उसका निर्वहन करना। तो बच्चों, ये क्या रहा? शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य। आइए एक बार मैं पुनः दोहराने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे साथ दोहराइएगा। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाई हूँ, मैं मान रही हूँ, तो अब स्लो मोशन में पढ़ाने चल रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। हमने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित व्यवस्था, उचित वातावरण की व्यवस्था करना। पहला कि हमें सबसे पहले तो यही खोज करना है कि हमें किस वातावरण, यानी विद्यालय बनाने के लिए आप क्या करते हैं? पहले जमीन, उपयुक्त जमीन की तलाश करते हैं। तो हमें उसी वातावरण का चुनाव करना कि तालाब के बहुत करीब ना हो, कि बारिश हो रही है, तालाब भरा हुआ है, बच्चे क्या कहें? गटर में गिर गए, और क्या है, आप जान रहे हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी हों, तो ऐसी जगह पे ना हो कि उन्हें आने जाने में दिक्कत हो, असुविधाएं हो, ऐसा ना हो। सड़क की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और शोरगुल से भी दूर होना, फैक्ट्री और कारखानों के पास नहीं होना चाहिए, ताकि प्रदूषण ना हो सके। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें सबसे पहले सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण, और यही नहीं, सर्वांगीण विकास, यानी आप जानते हैं ना, उनके पाठ्यक्रम में एक व्यवस्था होती है सहगामी क्रियाओं की। यानी यदि भवन है, विद्यालय बना हुआ, तो वहाँ खेल का प्लेस भी होना चाहिए, मैदान भी होना चाहिए, एरिया हो, ताकि बच्चों को क्या किया जाए? उनके सर्वांगीण विकास के लिए मेंटली के साथ साथ, मेंटली प्रिपेयर होने कराने के साथ साथ उनको फिजिकली प्रिपेयर, यानी शारीरिक रूप से भी उनको तैयार करना आवश्यक है। तभी क्या होगा? उनका सर्वांगीण विकास होगा, नहीं तो एक पक्ष अधूरा रह जाएगा। और जो शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बालकों को उचित वातावरण की व्यवस्था करना, फिर बालकों को उचित शिक्षकों के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान करना। आजकल क्या होता है, आप प्राइवेट संस्थाओं में आप देखिए, हर संस्था की यही बात होती है कि कम पैसे देने पड़े, और ऐसे शिक्षकों को ला देते हैं कि उन्हें खुद ज्ञान नहीं होता है, और यदि उचित ज्ञान उन्हें नहीं रहेगा तो बच्चों को उचित ज्ञान कैसे देंगे? इसलिए आवश्यक है कि क्या क्या कहा गया? उचित शिक्षकों के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान की जाए। फिर आगे आप समझदार हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम। फिर आगे कह रहे हैं, शिक्षा की आवश्यकता अनुसार नीतियों का निर्धारण किया जाए। जो शिक्षा है उसकी आवश्यकता क्या है? जैसे आजकल क्या है, वर्तमान में आप ये देख रहे हैं, सब तकनीकी युग है, आधुनिक युग है। बच्चे क्या है, कंप्यूटर लैब पे, कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो इनसे हमें दूर नहीं करना है बच्चों को, बल्कि इन्हें स्वीकार करके इन नीतियों को लागू करना है। क्योंकि ये आप जो जाने, तकनीकी जो शिक्षा है कहीं ना कहीं शहरी और ग्रामीण अंचल के बच्चों में समानता लाने का कार्य कर रही है। क्योंकि ग्रामीण स्तर के जो बच्चे होते हैं, उनमें ऐसा नहीं है, टैलेंट नहीं है, हुनर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उनमें भी है, लेकिन शायद वो व्यवस्था विहीन होने के कारण क्या कर रहे थे? वो उस शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे। इसलिए आवश्यक है कि उन नीतियों को, नवीन नीतियों को अपनाया जाए और उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। क्योंकि जान रहे हैं, जो इलाहाबाद की कोचिंग है, जो इलाहाबाद में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो बच्चे इलाहाबाद में बैठ के पढ़ रहे हैं, वही सुविधाएं आज ग्रामीण अंचल पर तकनीकी युग से मिल रही है। तो हमें नवीन तकनीकी शिक्षा को भी अपनाना चाहिए। जहाँ जैसी जरूरत हो शिक्षा संबंधी नीतियों की, उन्हें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं। भी घर, आपने देखा, घर विद्यालय के बीच मधुर संबंध हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप देखते हैं कि अभी गार्जियंस मीटिंग होती है,
क्यों होती है? क्योंकि बच्चा कमज़ोर है, बच्चा गाली दे रहा है, बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो हमें अभिभावक के साथ मिलकर बच्चे का नाम नहीं काटना है, बच्चे को निकालना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, उसे जोड़ना है विद्यालय से, उसे बाहर नहीं करना है। तो हमें क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, अभिभावक प्लस शिक्षक दोनों को मिलकर उस मामले को, उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। आप एक हफ्ते में, एक सप्ताह में एक मीटिंग जरूर होना चाहिए। इससे अभिभावक और शिक्षक के बीच में संबंध स्थापित होंगे और क्या होगा, बच्चों की कमजोरियों को शिक्षक पकड़कर उन्हें धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करेगी। प्लस अभिभावक और शिक्षक के बीच में, यानी घर और विद्यालय के बीच में मधुर संबंध भी होंगे। फिर आइए अगला देखते हैं हम, शिक्षा संबंधी नवीन उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, उनको क्रियान्वित करना। जो नए नए उत्तरदायित्व मिल रहे हैं, नवीन तकनीकी आएगी, नवीन युग बढ़ेगा। आप देख रहे हैं बच्चे तो क्या कर रहा है सरकार, लैपटॉप बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, अभिभावक कहते हैं बर्बाद करें बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तकनीकी युग है। आप बच्चों को दूर ना करिए, बल्कि आप उनके अंदर नैतिकता भरिए और उस शिक्षा से उन्हें वंचित ना करें, बल्कि उचित डायरेक्शन में उन्हें शिक्षा प्राप्त करने दें। हो सकता है कि उसके आप इतनी महंगी कोचिंग ना दिलवा पा रहे हो, और आप क्या, ग्रामीण अंचल में यही दिक्कत है कि अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, तो वो घर बैठकर बिना कहीं आए गए समय बर्बाद किए वो उस शिक्षा को, जो उच्च से उच्च शिक्षा है, उसे घर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, नवीन उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख क्रियाएं। तो बच्चा शैक्षिक जो प्रशासन की प्रमुख क्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से कितने हैं, 5 है। मुख्य रूप से कितने हैं, 5 है बच्चा। आइए हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से 5 हैं कौन। आप देखिए ना, अभी तक क्या पढ़ा, शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य। अब शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख क्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नियोजन यानी कि हमें सोचना चाहिए, कि हमें योजना बनाना चाहिए, कि हमें एक मान लो आपको क्या करना है, आप शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यदि विद्यालय आप चलाने चाहते हैं तो नियोजना यानी प्लानिंग होनी चाहिए, कि हम कैसे, कहते हैं ना प्री प्लानिंग। तो हमें क्या पहले से ही प्लानिंग बनाना चाहिए, कि हमें सबसे पहले विद्यालय के लिए एक जमीन अच्छी तलाशनी होगी, फिर विद्यालय भवन कैसे निर्मित करना है, ये सब प्लानिंग होनी चाहिए, योजना बनाना। फिर आप कह रहे हैं व्यवस्था, ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्था बनाना, यानी आपने जमीन खरीद ली है, आपने प्लान बना लिया है, तो क्या करेंगे आप, उसमें प्लान बनाने से तो काम चलना नहीं है। हमें क्या करना है, आपको विद्यालय खोलना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जमीन खरीदेंगे, भवन बनाएंगे, फिर उसमें शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, फिर उसमें ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, फिर सब कुछ हो गए, तो हमें क्या करना है, बालकों को या विद्यार्थियों को, छात्रों को क्या करना है, उन्हें बुलाकर प्रवेश देना है। इन सारी व्यवस्था यानी व्यवस्था करना, फिर संचालन, सब कुछ हो गया तो डायरेक्शन की जरूरत है हमें। यानी आप सब कुछ हो गया है, लेकिन एक व्यक्ति चाहिए क्या करने के लिए, संचालन करने के लिए, समझ रहे हैं, डायरेक्शन के लिए होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सब यानी 10 टीचर हैं तो 10 देखेंगे तो गड़बड़ी हुई, इसलिए क्या होगा, मुखिया जिसको कहते हैं ना आप, तो प्राचार्य या प्रधानाचार्य जो कहते हैं ना, इंटर तक प्रधानाचार्य, फिर प्राचार्य, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। फिर समायोजन करना, यानी उसमें क्या करना चाहिए कि आप समायोजन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, नियंत्रण एवं मूल्यांकन करना, यानी कि क्या नियंत्रण, यानी सारी व्यवस्थाएं हो गई है तो उनको हम कैसे अपने अंडर में रखें, यानी प्रशासित और अनुशासित कैसे करें, अनुशासन के द्वारा उसे चलाएं कैसे, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और फिर उनका समय समय पर मूल्यांकन करना कि कहाँ पर दोष आ रहा है, कहाँ पे अच्छा चल रहा है, यदि दोष है, समस्या, तो उसे दूर कैसे किया जाए, ये सारी समस्याएं हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम आपको बताने चल रहे हैं सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत। तो इसके देखिए, देखते जाइए, आप समझ चुके हैं, विभाजन का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत, व्यवसायिक उन्नति का सिद्धांत, बाल केंद्रित प्रशासन का सिद्धांत और संपूर्ण विद्यालय के कल्याण का सिद्धांत। 5 है। कौन कौन सा, विभाजन का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत, लचीलापन होना चाहिए, जब चाहिए आप उस नियमों को, योजनाओं को आप क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार उसे
पुनः यानी व्यवस्था के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। लचीलापन होना चाहिए, विभाजन का सिद्धांत होना चाहिए, यानी कार्य को बड़े से मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक क्या किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा बांटा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, बोझ हल्का हो जाएगा और जो प्रशासन की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। फिर व्यवसायिक उन्नति का सिद्धांत, यानी कहीं ना कहीं शिक्षकों का क्या हो, लाभ होता रहे, ताकि उनका जो परिश्रम कर रहे हैं तो उससे ये ना हो कि उनको कहीं हीन भावनाएं आ रही है। इससे समय समय से उनका यानी शिक्षकों का भी लाभ होना हो, इसलिए क्या हो, व्यवसायिक उन्नति का सिद्धांत लागू होता है। उनकी उनके सिद्धांत उनके उनकी यानी किसकी, सॉरी बच्चों, शिक्षकों की उन्नति को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, इसे वरीयता देनी चाहिए, मान्यता देनी चाहिए। बाल केंद्रित प्रशासन का सिद्धांत, यानी कि शिक्षा को पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। फिर संपूर्ण विद्यालय के कल्याण का सिद्धांत, यानी संपूर्ण विद्यालय के कल्याण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो बच्चों आज इतना ही, अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।